हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हो बेटा। तो अभी हमारी जो है चार फीलिंग्स, 9 फीलिंग्स में से 4 फीलिंग्स हमारी बच गई हैं। तो जो लास्ट की 4 फीलिंग्स हैं उन्हें आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो वो 4 फीलिंग्स कौन सी हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ। उसमें जो पहली फीलिंग है वो है रेवरेंस अर्थात श्रद्धा। उसके बाद नेक्स्ट फीलिंग है ग्लोरी अर्थात गौरव। उसके बाद नेक्स्ट फीलिंग है ग्रेटिट्यूड अर्थात कृतज्ञता। और जो लास्ट फीलिंग है वो है लव अर्थात प्रेम। तो ये 4 फीलिंग्स आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम जो है रेवरेंस अर्थात श्रद्धा इसको समझ लेते हैं। श्रद्धा को समझने से पहले कुछ बातें हैं जो समझना आवश्यक है, तो उनको पहले हम डिस्कस करेंगे। फिर इन बातों को समझते हुए हम सीधे फिर श्रद्धा पर आ जाएंगे, क्योंकि श्रद्धा के साथ ही इन सब बातों का एक डायरेक्ट संबंध या कनेक्शन दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो प्रश्न उठता है मन में, या मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हम सभी की जो बेसिक एस्पिरेशन है वो क्या है ना। तो हमारी जो बेसिक डिज़ायर है या बेसिक एस्पिरेशन है ना, या कह सकते हैं कि ये हमारा जो नेचुरल एक्सेप्टेंस या हमारी इनेटनेस, सबका मतलब एक ही है। वो क्या है? तो जब अपनी चाहना को देखते हैं, एस्पिरेशन को देखते हैं, तो पता चलता है कि हम सभी की चाहना क्या है? निरंतर सुख और निरंतर समृद्धिपूर्वक जीने की। अर्थात संसार का प्रत्येक व्यक्ति निरंतर सुख और निरंतर समृद्धि के साथ जीना चाहता ही है। वी ऑल वॉन्ट टू लिव विद हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी इन कंटिन्यूटी। ये हमारी मूलभूत चाहना है। ठीक है, अब ये चाहना पूरी कैसे होगी, इसका क्या प्रोग्राम है? तो इसका प्रोग्राम भी प्रपोजल की फॉर्म में, प्रस्ताव के रूप में बताया गया है कि जो निरंतर सुख की चाहना है ना, वो तभी पूरी होती है जब मानव के जीवन में सही समझ और सही भाव एंश्योर होता है। अब सवाल उठता है कि हम सही समझ किसको कहते हैं? ये सही समझ क्या है या सही भाव क्या है? तो सही समझ का मतलब क्या है कि जब हम अपने जीवन के फैलाव को देखते हैं, अपनी लाइफ के एक्सपेंशन को देखते हैं, तो पता चलता है कि हमारा जीना 4 लेवल्स पर हो रहा है। वो 4 लेवल्स कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। वो 4 लेवल्स हैं इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी एंड नेचर और एग्जिस्टेंस। तो इन 4 लेवल्स पर हमारा जीना हो रहा है। तो जब मैं इन चारों लेवल पर जो हार्मनी का प्रोविज़न है, जो व्यवस्था बनी हुई है, जो हार्मनी बनी हुई है ना, जिस नियम के तहत हार्मनी बनी हुई है, तो जब मैं चारों लेवल पर जो हार्मनी का प्रोविज़न है उसको समझकर और वैसा ही जी पाता हूँ, तो इसी को हमने सही समझ कहा। और ऐसा करने से ही मेरे जीवन में जो है निरंतर सुख एंश्योर हो सकता है। ऐसा प्रस्ताव रूप में बताया गया है और ये सभी के लिए जांचने का विषय है। निरंतर सुख का मतलब होता है कि हैप्पीनेस और हार्मनी एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, हैप्पीनेस और हार्मनी एट द लेवल ऑफ फैमिली, एट द लेवल ऑफ सोसाइटी एंड एट द लेवल ऑफ नेचर। तो जिन 4 लेवल पर मेरा जीना हो रहा है ना, उन चारों लेवल पर हार्मनी के अनुसार होना, वही कंटिन्यूअस हैप्पीनेस है। ठीक है, एक तो ये बात मैंने आपको बताई। जब हम अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं कि जिसने चारों लेवल पर जो हार्मनी का प्रोविजन है उसको समझा हुआ है और उस आधार पर उसका जीना हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को हम श्रेष्ठ पुरुष बोलते हैं। कि पर्सन क्या है, व्यक्ति क्या है, श्रेष्ठ है ना, एक्सीलेंट है। और उस व्यक्ति के इस गुण को श्रेष्ठता बोलते हैं। तो श्रेष्ठता व्यक्ति का वह गुण है जिस गुण में वो चारों लेवल पर हार्मनी के प्रोविजन को समझकर वैसा ही जी रहा होता है। अर्थात उसने अपने जीवन में इस श्रेष्ठता को, इस एक्सीलेंस को अचीव किया। तो ऐसे बहुत से लोग हैं
जिनके बारे में हमने पढ़ा है या हम जानते हैं कि उनका जीना इसी प्रकार से हुआ है कि उन्होंने चारों लेवल पर जो हार्मनी का प्रोविज़न है उसे समझा और वो वैसा ही जिए। तो जब इस गुण को हम किसी व्यक्ति में देखते हैं, ये जो एक्सीलेंस का गुण है इसी को हम एक्सीलेंस बोलते हैं, है ना। और जब इस गुण को हम किसी व्यक्ति में देखते हैं तो हम उस व्यक्ति की के इस गुण को अर्थात एक्सीलेंस को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। और जब हम सामने वाले की श्रेष्ठता को अर्थात एक्सीलेंस को स्वीकार करते हैं तो इसी भाव को श्रद्धा कहा है। तो रेवरेंस इज व्हाट? तो रेवरेंस इज द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर एक्सीलेंस। सामने वाले की श्रेष्ठता को स्वीकार करने का जो भाव है ना, कि मैंने उसकी सामने वाले की श्रेष्ठता को स्वीकार किया, इसी बात को रेवरेंस कहा। दूसरे शब्दों में कह सकता हूँ कि श्रेष्ठता की स्वीकृति का भाव, ये बेटा रेवरेंस है। एक तो इतनी बात हुई। श्रद्धा के भाव से जुड़े हुए दो शब्द और भी हैं जिन पर डिस्कशन करना आवश्यक है। जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई व्यक्ति श्रेष्ठ है, उसने एक्सीलेंस को अचीव किया और उसके इस गुण को श्रेष्ठता बोलते हैं। लेकिन कभी कभी समाज में कुछ लोग कंपटीशन के आधार पर आगे निकल जाते हैं, तो समाज के कुछ लोग ना समझे कारण उन व्यक्ति को भी श्रेष्ठ बोल देते हैं, जबकि वो व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं है, वो व्यक्ति विशेष है, वो व्यक्ति विशेष है। तो श्रेष्ठता में और विशेषता में क्या अंतर है? जैसे एक व्यक्ति चारों लेवल पर हार्मोनी के प्रोविज़न को समझकर वैसा ही जिया, उस व्यक्ति के इस गुण को हमने श्रेष्ठता कहा और ऐसे व्यक्ति को श्रेष्ठ पुरुष कहा। दूसरा व्यक्ति है कि वो कंपटीशन के द्वारा, प्रतिस्पर्धा के द्वारा वो आगे बढ़ा और आगे बढ़ के उसने समाज में एक कुछ विशेषता हासिल करी। तो हालांकि देखने में लगता है कि वो व्यक्ति श्रेष्ठ है, लेकिन वास्तव में देखें वो व्यक्ति श्रेष्ठ ना होकर विशेष है। अब इन दोनों में क्या अंतर है? जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति के अंदर श्रेष्ठता का गुण होता है, एक्सीलेंस का गुण होता है, वो व्यक्ति दूसरे मानव को भी अपने लेवल तक लाने का प्रयास करता है। मतलब एक श्रेष्ठ व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें एक्सीलेंस का गुण है, वो चाहेगा कि दूसरे व्यक्ति में भी एक्सीलेंस का गुण एंश्योर हो जाए। वो व्यक्ति दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयास करेगा। तो श्रेष्ठ व्यक्ति दूसरों को भी समझदार, जिम्मेदार बनाने के लिए प्रयास करेगा। लेकिन जो व्यक्ति कंपटीशन से गुजरा है, प्रतिस्पर्धा से गुजरा है, वो व्यक्ति केवल अपने को श्रेष्ठ या विशेष बनाने के लिए प्रयास करेगा। तो वहाँ श्रेष्ठता कहना उसके लिए ठीक नहीं है, वहाँ विशेष कहना ठीक है। जैसे कोई एक्सपर्ट हो जाता है ना किसी सब्जेक्ट में या किसी क्षेत्र में, है ना, तो कंपटीशन वाला व्यक्ति जो है वो अपने को ऊंचा उठाने के लिए केवल अपने पर फोकस करेगा। तो जो व्यक्ति कंपटीशन की फीलिंग से, कंपटीशन के द्वारा अपने को ऊंचा करने में लगा हुआ है, अपने को विशेष करने में लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति कभी भी दूसरे की डेवलपमेंट को और दूसरे ग्रोथ को जो है प्रमोट नहीं करेगा, अर्थात वो दूसरे के मेंटल लेवल को बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। प्रतिस्पर्धा में ऐसा ही होता है, कंपटीशन में ऐसा ही होता है ना। तो कंपटीशन में हम दूसरे की जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, उसमें बाधक बन जाते हैं और दूसरे की ग्रोथ डेवलपमेंट को हम हिंडर करते हैं, है ना, रोकने का प्रयास करते हैं। ठीक है। जबकि एक्सीलेंस में हम सामने वाले की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं कि उस सामने वाले में सही समझ, सही भाव का विकास हो और जो मेंटल लेवल मेरा है वही मेंटल लेवल दूसरे का भी हो जाए। तो ये भी दो बातें यहाँ कनेक्टेड थी जो कि समझाना ज़रूरी था। तो इसको भी आप समझ सकते हैं इस रूप में। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट फीलिंग है ग्लोरी। ग्लोरी का अर्थ होता है गौरव, है ना। तो गौरव का मतलब क्या होता है कि देखो हमारे समाज में
या हमारे देश में या हमारे घर परिवार में या हमारे जिस हम एरिया को बिलोंग करते हैं, है ना, या फिर इस संसार में, है ना, ऐसे बहुत से लोग हुए हैं और अभी भी हैं जिन्होंने श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया, जिन लोगों ने श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया और जो तन मन धन से लगे हुए हैं अपने को श्रेष्ठ बनाने में, अर्थात वो अपने बॉडी के द्वारा भी, सेल्फ के द्वारा भी, वेल्थ के द्वारा भी, एनर्जी के द्वारा भी, है ना, वो सब चीज़ स्पेंड कर रहे हैं एक्सीलेंस को अचीव करने में, अर्थात वो अपने को श्रेष्ठ बनाने में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोग पहले भी हुए हैं और ऐसे लोग अभी भी हैं और आने वाले समय में भी होंगे, फ्यूचर में भी ऐसे लोग होंगे, क्योंकि हर कोई व्यक्ति सही को समझकर सही के अर्थ में जीना चाहता ही है। तो ये बात यहाँ पे ख़त्म होने वाली नहीं है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, है ना। तो भविष्य में भी ऐसे लोग होंगे जो एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए प्रयास करेंगे। तो जो व्यक्ति, जिन लोगों ने भी श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया, जिन लोगों ने भी एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए प्रयास किया, उन सभी लोगों के प्रति जो मेरे मन में भाव है, उस भाव को बेटा ग्लोरी बोलते हैं, गौरव बोलते हैं। और ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो खुद तो एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए प्रयास करते ही हैं या कर भी रहे हैं, और ये दूसरों को भी एक्सीलेंट बनाने के लिए कि सामने वाला भी श्रेष्ठता की राह पर चले, सामने वाला भी श्रेष्ठ बन जाए, ये उस रूप में दूसरे की भी हेल्प करते हैं। तो ऐसे लोगों के प्रति जो मेरे मन में भाव है उसको गौरव कहा, ग्लोरी कहा। तो ग्लोरी इज द फीलिंग फॉर दोज हु हैव मेड एफर्ट्स फॉर एक्सीलेंस। तो जिन लोगों ने श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया, जिन लोगों ने एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए प्रयास किया, उन सभी लोगों के प्रति जो मेरे मन में भाव है, उस भाव को ग्लोरी बोलते हैं, गौरव बोलते हैं। तो ये ग्लोरी वाली फीलिंग भी हमारी कंप्लीट हुई। अब हम आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट फीलिंग है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का अर्थ होता है कृतज्ञता। कृतज्ञता का मतलब है कि समाज में या परिवार में, है ना, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मेरी एक्सीलेंस के लिए प्रयास किया, जिन्होंने मुझे ऊंचा उठाने के लिए प्रयास किया। वो लोग चाहते हैं कि मैं समझदार, जिम्मेदार बन जाऊं, मैं एक्सीलेंस को अचीव कर लूं। तो मुझे श्रेष्ठ बनाने के लिए जिन लोगों ने प्रयास किया या कर भी रहे हैं, है ना, ऐसे लोगों के प्रति जो मेरे मन में एक धन्यवाद का भाव, एक थैंक यू की फीलिंग एंश्योर होती है, इसी फीलिंग को बेटा ग्रेटिट्यूड कहा, कृतज्ञता कहा। और ये जो व्यक्ति है, ये हमारे माता पिता के रूप में हो सकते हैं, हमारे बाबा दादी के रूप में हो सकते हैं, हमारे टीचर्स के रूप में हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स के रूप में हो सकते हैं, है ना, या समाज के और किसी रूप में उसको हम कोई भी जो संबंध है दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं, उस रूप में हो सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी मेरी एक्सीलेंस के लिए प्रयास किया, मुझे ऊंचा उठाने के लिए प्रयास किया, है ना, मेरे अंदर सही समझ, सही भाव मुझ में एंश्योर हो, उसके लिए प्रयास किया, ठीक है, ऐसे लोगों के प्रति जो मेरे मन में एक धन्यवाद का भाव होता है, थैंक यू की फीलिंग होती है, उसको हम बोलते हैं ग्रेटिट्यूड, अर्थात कृतज्ञता। तो ग्रेटिट्यूड इज ए फीलिंग फॉर दोज हु हैव मेड एफर्ट्स फॉर माई एक्सीलेंस। जिन लोगों ने मेरी श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया, उन लोगों के प्रति जो मेरे मन में भाव है, उसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड, ठीक है, कृतज्ञता। अब हम जो आखिरी फीलिंग है लव, उसको देख लेते हैं। तो लव जो है, लव अपने आप में कंप्लीट वैल्यू है ना। कंप्लीट वैल्यू क्यों है? क्योंकि लव एक ऐसा भाव है जिसमें हम सभी के साथ संबंध पूर्वक या सभी के साथ अपने को जुड़ा हुआ देख पाते हैं। एक तरीके से एक इंटरकनेक्टेडनेस हम देख पाते हैं, एक रिलेटेडनेस हम देख पाते हैं। तो सभी के साथ संबंध का भाव। तो जब मैं सभी के साथ संबंध का भाव देख पाता हूँ, है ना, तो इसी को बेटा लव कहा। तो इट इज़ ए फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड विद ऑल, सभी के साथ संबंध का भाव। अब वो सभी में सभी मानव भी हैं, और मानव के अलावा जो भी इस नेचर में, एग्जिस्टेंस में यूनिट्स दिखाई पड़ती हैं, जिसको हम बोलते हैं रेस्ट ऑफ नेचर। तो रेस्ट ऑफ नेचर के अंदर जो भी दिखाई पड़ता है, उन सभी के साथ मेरा संबंध का भाव, इसको प्रेम कहा। तो इट इज़ ए फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ऑल, है ना। तो उसमें मानव भी आ जाते हैं, उसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं,
ठीक है। और जो आपके मटेरियल ऑर्डर है, पदार्थ अवस्था, और उसमें आने वाली यूनिट्स हैं जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, मेटल्स, ये सब भी आ जाते हैं। तो इन सभी के साथ, प्रकृति की हर एक इकाई के साथ, प्रकृति की नेचर की हर एक यूनिट के साथ जो मेरा संबंध का भाव है, उसे लव कहा। इसलिए बेटा लव कभी व्यक्तिगत नहीं होता है ना। लव जब भी होगा वो संपूर्णतम होगा, वो समग्रतम होगा, वो समष्टि में होगा, वो टोटलिटी में होगा, सभी के साथ होगा। तो सभी के साथ मेरा जुड़ाव, सभी के साथ मेरा संबंध का भाव। तो जब मेरे मन में सभी के प्रति संबंध का भाव एंश्योर होता है, उसी को लव कहा। तो इसलिए बता रहा हूँ कि लव व्यक्तिगत नहीं होता। व्यक्तिगत जो होता है वो हमारा एट्रैक्शन हो सकता है, किसी के प्रति आकर्षण हो सकता है, वो हमारा अटैचमेंट हो सकता है, वो मोह हो सकता है, ठीक है, वो अफेक्शन हो सकता है ना, स्नेह हो सकता है, ये व्यक्तिगत हो सकते हैं। लस्ट हो सकती है, वासना व्यक्तिगत हो सकती है ना। लेकिन लव जो है व्यक्तिगत नहीं होता। लव सभी के साथ होता है। प्रेम जो है वो सभी के साथ एंश्योर होने वाला भाव है। तो लव इज ए फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ऑल। दैट इज व्हाई इट हैज बीन सेड दैट इट इज ए कंप्लीट वैल्यू। इसकी शुरुआत तो एक से होती है, फिर एक से हम कुछ के साथ कर पाते हैं, और फिर जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है, हम पूरे अस्तित्व में जो भी इकाइयाँ हैं उन सभी के साथ अपने आप को जो है कनेक्टेड देख पाते हैं। तो जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती, समझ बढ़ती है, तो हम सभी के साथ अपना कनेक्शन देख पाते हैं। ये जो भाव है ये लव है, इसलिए इसको कंप्लीट वैल्यू कहा है। एक तो इतनी बात हुई। एक दो बात और हैं जो इसमें समझने योग्य हैं। लव को जब एक्सप्रेस करते हैं, है ना, तो वो दया, कृपा, करुणा के रूप में हम लव को एक्सप्रेस करते हैं। तो लव इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ काइंडनेस अर्थात दया, बेनिफिशियंस अर्थात कृपा, एंड कंपैशन अर्थात करुणा। तो लव को हम इस रूप में एक्सप्रेस करते हैं। ये जो तीन भाव मैंने बताए हैं, ये मानव के जो मूल स्वभाव है, ये उससे संबंधित तीन भाव हैं। इन भावों को हम, जो हमारी नेक्स्ट यूनिट्स हैं उसमें हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तीन भाव और हैं इसके अलावा, उनको भी देखेंगे, है ना। धीरता, वीरता, उदारता, ये भी तीन भाव हैं। तो तीन भाव तो ये हुए, और तीन अभी मैंने बताए, तो कुल मिला के छह भाव जो है ये मानव के मूल स्वभाव को इंडिकेट करते हैं। इनको हम आने वाले चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। तो यहाँ तो प्रस्ताव रूप में इतना बताया गया है कि लव इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ काइंडनेस, बेनिफिशियंस एंड कंपैशन। अर्थात लव को हम दया, कृपा और करुणा के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो है कुल मिला के लव के बारे में हुआ। तो एक बार फिर बता देता हूँ, हर एक को अपने संबंधी के रूप में स्वीकार करने का भाव, ये जो है ये लव है, ये प्रेम है। ठीक है, और ये अपने आप में एक कंप्लीट वैल्यू है, क्योंकि हम सभी के साथ कनेक्टेड फील कर पा रहे हैं। कनेक्टेड फील हम तभी करेंगे जब हमारे अंदर सही समझ और सही भाव एंश्योर होगा, जब हम हर इकाई के रोल को देख पाएंगे। इस अस्तित्व में जो भी इकाइयाँ हैं, है ना, जब हम हर इकाई के रोल को, उनका क्या रोल है, उनका क्या पार्टिसिपेशन है इस अस्तित्व में, जब हम उसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे। इसके अलावा जब हम हर इकाई के धर्म को, इनेटनेस को समझ पाएंगे, है ना, हर इकाई की जो व्यवस्था है उसकी स्पष्टता में होगी। और इसके अलावा जब हर इकाई हमें स्पेस में सबमर्ज दिखाई पड़ेगी, है ना, तब हम हर इकाई के साथ अपने को कनेक्टेड फील कर पाएंगे। तब ये वाला भाव जो है, लव वाला भाव एंश्योर होता है। इसलिए अपने आप में क्या है, कंप्लीट वैल्यू है। तो द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ऑल इज लव। तो आज हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, आने वाले चैप्टर्स में अभी जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, जैसे कि जस्टिस है ना, न्याय, इसके अलावा अनडिवाइडेड ह्यूमन सोसाइटी है, अखंड मानवीय समाज, इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स हैं, है ना, जो मानवीय लक्ष्य हैं। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स को जो पूरा करने का प्रोग्राम है, जिसको हम 5 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन ऑर्डर के रूप में देखते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं
जो यूनिट थर्ड से संबंधित हैं। तो आने वाले जो हमारे वीडियो लेक्चर्स होंगे उसमें हम इन सभी टॉपिक्स के ऊपर, इन सभी जो कंटेंट है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा, ओके।